पेश करने के लिए गए तो स्पीकर की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने आपको दावत दी है कि आप एक बार फिर कौमी असम्बली में आएं और अपना किरदार अदा करें। तो क्या इस हवाले से भी पीटीआई सोचेगी कि वापस आना चाहिए अगर वो इस्तीफे नहीं? वो तो आपको पता है, दावत भी दिया उधर बिलावल भुट्टो ने धमकी की यानी जिस तरह वो दावत दे रहे हैं ना, वो धमकी की लहजे में उन्होंने दावत दी। देखे हाँ, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। हमने हर सूरत में जो है ना फौरी इलेक्शन के लिए अपनी जद्दोजहद रखनी है। ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली भी जो है ना रिजॉल्व होगी और यहाँ से भी हम अपनी रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर फिर भी ये नहीं करते तो हम अपनी कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं कि क्या हम इसके ऊपर जो है ना अदालत में जा सकते हैं। हम वो मशवरा करके हम ये भी सोच रहे हैं कि हम इसकी हवाले से क्या आप असेंबली में किसी सूरत में भी आ रहे हैं, चाहे इस्तीफे कबूल हो या ना हो, पार्लियामेंट में आप आ रहे हैं? ये नया इलेक्शन जीत के आएंगे। और एक क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं, असद उमर साहब, परवेज खटक, शाह महमूद साहब ने भी साथ आना था। 3 बजे एक बड़ी अहम मीटिंग जमान पार्क में चेयरमैन साहब ने बुला ली, इसलिए वो सुबह निकल गए और हमारी इस क़यादत इस डेलीगेशन को लीड किया हमारे फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब ने। तो ये बात बिल्कुल क्लैरिटी है कि सब क़यादत 127 लोग एक पेज पर हैं। ये बताइएगा कि एक लंबे के जो अरकान बागी हुए हैं पीटीआई के, उनका क्या मुस्तकबिल है? क्या वो आपकी इन लिस्ट हैं? नहीं, देखे वो उसका क्या, उसने जो पार्टी के साथ किया है उसके लिए दरवाजे बंद किया है, इसके लिए अवाम ने भी दरवाजे बंद किए हैं। इंशाल्लाह ये सामने आएंगे अवाम के, तो इनको ये अवाम का सामने नहीं कर सकेंगे, ये इबरत का निशान बनेंगे। जी वही कौमी असम्बली सेक्रेटरी हुकाम लेजिस्लेशन के अफसरान आपके सामने बैठे हुए थे, वही उनको मशवरा दे रहे हैं, आपको भी मशवरा दे, क्या कहेंगे? देखिए वो तो उसकी तो ड्यूटी यही है, वो जो स्पीकर होता है उसके साथी होते हैं। उन्होंने जो आर्टिकल हमें पढ़ाए और जो रूल्स पढ़ाए वो हमें पता है, और हमने वही आर्टिकल वही रूल्स को बुनियाद बना के जो है ना ये इस्तीफे मंजूर करवाए थे। ये स्पीकर की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो इसको क्या रूलिंग देते हैं। तो हमने स्पीकर साहब को कहा कि देखिए आप तारीख में अपना हिस्सा बनाएं। इस वक्त मुल्क जो है ना डिफॉल्ट कर जा रहा है, मुल्क जो है ना नहीं चला जा रहा है, मुल्क पे गवर्नेंस नहीं है, तो आप एक ऐसा फैसला करें, हमारे सारे रिजिग्नेशन मंजूर करवाए ताकि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाए। दोबारा जारी रहेगा। देखिए हम तो आज अभी अपना मुंह के सामने रखा, अभी देखते हैं कि क्या करते हैं। हमने तो रिक्वेस्ट कर दी है। कैसर साहब, अगर वो एक एमएनएस को बुलाते हैं स्पीकर अपने चैम्बर में, तो क्या आपको खौफ है कि आपके एमएनएस पीछे हो जाएंगे? नहीं, वो हमें किसी भी सूरत मंजूर नहीं है। हम जब आएंगे, वो जब आएंगे, जब हम सब मिल के आएंगे, वो क्या करेंगे इसका, एक एमएनए आएंगे उसका इस्तीफा मंजूर करके बाकी जो है ना कहीं बाहर चले जाएंगे, 15-20 दिन के बाद दूसरे को बुलाएंगे। ये नहीं, टाइम लेंगे, ये नहीं होगा। हमारे रिजिग्नेशन जो है ना वो कलेक्टिवली जो है ना मंजूर होंगे। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन ले ले कि आप इंतखाबात की बातें कर रहे हैं, खान साहब ने हमेशा ये मौका अपनाया है कि इंतखाबात में वो कुव्वतें जो है दानली का सहारा लेकर अपनी मर्जी के लोग लेके आते हैं। अगर नेक्स्ट इंतखाबात में भी उन्होंने इस तरह किया, क्या प्लानिंग है आपके पास? देखिए हम तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पार्टी वर्कर बहुत बेदार हो चुके हैं और हम तमाम चीज़ों को समझते हैं। जब भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह टूटर्स से इंशाल्लाह तरीके से जीतेगी। कैसर साहब, कहा जा रहा है टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है, कल फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम कबूल नहीं करेंगे। इस हवाले से क्या इतलात है? महज ये देखिए मैं बताऊं ना, किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। क्या? ये टेक्नोक्रेट हुकूमत को हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते, न मंजूर कर, ये गैर आईनी है। कानून में इसकी गुंजाइश किधर है? मुझे बताओ किधर है कानून में इसकी गुंजाइश? आइन में इसकी गुंजाइश किधर है? नहीं, देखिए हमारा कोई राबिता नहीं है। हम हम उम्मीद रखते हैं कि जो नई लीडरशिप आई है वो जो उसका कमिटमेंट है कि वो इदारे को एपॉलिटिकल रखेंगे, तो हम इंशाल्लाह इसकी एपॉलिटिकल रिव्यू को अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो एपॉलिटिकल रहेगा। आज हमारे स्पीकर साहब के साथ जो है ना एक डिटेल मीटिंग हुई है और मुझे खान साहब ने अपॉइंट किया था कि मैं लीड करूँ इस डेलीगेशन को, जिसमें अमित डोगर साहब और स्पीकर साहब कासिम खान सूरी और हमारे दीगर MNS हमारे साथ थे। हमने स्पीकर साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। हमने उसको बताया कि सबसे पहले बात तो ये है कि ऑलरेडी कासिम खान सूरी जब स्पीकर थे तो इन्होंने एक प्रोसेस मुकम्मल किया था
उन्होंने तमाम जो उसकी रूल्स हैं उसके मुताबिक एक प्रोसेस मुकम्मल कर चुके थे, उसको साइन कर चुके थे। इसके बावजूद स्पीकर साहब ने जो है ना वो रोके रखे, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि एक एक्स स्पीकर ने जो प्रोसेस मुकम्मल करके कानून के मुताबिक करके वो मंजूर करवाए थे, तो वही हम समझते हैं कि उसी की नोटिफिकेशन निकाली जाए, क्योंकि वो स्पीकर था, उसने जो फैसला किया कानून के मुताबिक किया। दूसरी बात यह है कि हमने उसके साथ ये भी बात की, उसने कहा कि हम जो है ना सारे मेंबर आएंगे, वो जो हैंड रेटिंग हमें देंगे, हम तसल्ली करेंगे। तो हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि क्या ये जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डीनोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे थे कि कोई ट्वीट किया था। मैंने कहा असल मसला ये था कि वो एक सियासी फैसला था उनके ख्याल में वो कमज़ोर हल्के थे और उन हल्कों में उन्होंने इलेक्शन करवाए, उसमें भी इनको पशेमानी उठानी पड़ी, उसको भी उसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि जो हल्के समझते थे कि कमज़ोर हल्के है। लेकिन हम समझते हैं कि स्पीकर साहब का ये फैसला जो है ना बायस्ड है। वो बायस्ड इसलिए है कि एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाए, मेरे सामने जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। जो सुब्रू साहब के साथ हुआ कि पहली दफ़ा पार्लियामेंट में किसी MNA को इस तरह निकाला गया, जो कि कभी भी इस पार्लियामेंट का तारीख में नहीं हुआ। हमने इससे मुतालिबा किया है कि देखिए, हम तमाम लोग, शामूद कुरैशी साहब उस दिन खड़े हो गए, उसने फ्लोर पे कहा और तमाम MNAs जो है ना उसके साथ इकट्ठे खड़े हो गए। उन्होंने एलानिया कहा कि हम अपनी सीट से रिजिग्नेशन दे रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें। और आपको पता है कि जावेद हाशमी साहब ने भी इस तरह किया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस गया भी, और उन्होंने इसको कैटेगरिकली कहा कि जो फ्लोर पे आके बात करता है उसकी रिजिग्नेशन जो है ना मंजूर होती है। तो जावेद हाशमी का एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंस है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों कर रहे हैं कि इलेक्शन का ये फेस नहीं कर सकते। उनको पता है कि जब इलेक्शन होगा तो ये फारिग होंगे। इनके पास जो है ना इस वक्त उन्होंने आप देख लें कि इस्लामाबाद का इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिया, आप सुन लेंगे कि कराची का इलेक्शन भी पोस्टपोन करेंगे। इनके पास न असम्बली में इस वक्त मैंडेट है, क्योंकि 127 MNA इस वक्त असम्बली से बाहर है, और दूसरी है कि अवाम में भी इनको अपनी हैसियत मालूम हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि इससे मुल्क नहीं चलाया जा रहा। मुल्क की जो इस वक्त हालत है, माशी हालत को देखें कि रोज़ाना जो है ना ये इंतज़ार हो रहा है कि कब ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। रोज़ाना ये तमाशा बन रहा है कि जो है ना मुल्क में ये माशी इमरजेंसी दिखा रहे हैं। तो और इस तरह IMF के साथ जो इनकी डीलिंग है, और इस वक्त जो डॉलर की आपको देख रहे हैं कि डॉलर जो है ना मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एक अनसर्टिनिटी है। अनसर्टिनिटी जो कब ख़त्म होगी? जब नई लीडरशिप आएगी, जब आप आवाम से मैंडेट लेंगे, जब फौरी इलेक्शन होगी। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि यहाँ जो है ना ये मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। तो हम सादा मुतालबा करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप हमें हुकूमत दें, हम कहते हैं कि आप आवाम से रुजू करें, आवाम जो फैसला करे उसको जो है ना इसको एहतराम दिया जाए, आवाम से पूछा जाए कौन उसकी इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। तो नंबर 1 हमने इसके सामने सब कुछ रखे हैं, और आप देख रहे हैं कि हुकूमत कैसी हुकूमत है, जो आज़म स्वाति के साथ हुई, जो बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। क्या ये आप समझ रहे हैं कि ये कोई जमहूरी मुल्क है? क्या इस मुल्क पे कानून की कोई हुक्मरानी है? ना इस मुल्क पे कोई कानून है, ना आइन के ऊपर कोई चल रहा है, न अखलाकियात, न इंसानी हुकूक, सबको इन्होंने पामाल कर दिया। जो आज़म स्वाति जैसे बुजुर्ग शख्सियत के साथ इन्होंने किया है। हम सिर्फ मुतालिबा करते हैं कि फौरी इलेक्शन करवाएं, आवाम से मैंडेट लें, और तब ये मुमकिन है कि इस मुल्क में जो स्टेबिलिटी आएगी। सियासी स्टेबिलिटी जब तक नहीं आती, उस वक्त कोई माशी आपकी तरक्की नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, और माशी लिहाज से जो है ना ये मुल्क बद से बदतर होते जा रहा है। मेरा मुतालिबा यही है।